महिलाएं किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आप ये कह सकते हो कि हमारा जो समाज है उसका आधा हिस्सा महिलाओं का ही है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ। फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आपको मालूम होगा जो बासिल का पतन हुआ उससे पहले जो घटनाएं थी, जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी खाने के लिए लाइनें लगनी पड़ती थी, तो घर के लिए, परिवार के लिए खाना लेने के लिए लाइनों में लगने का काम भी महिलाएं क्या करती थी। कहीं गांव देहात में पानी लाना है, वो भी बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो घर के लिए अगर बाहर से खाने की व्यवस्था करनी है, ये सब महिलाओं ने ही करना होता था। बच्चों को जो आम धारणा थी दुनिया के सभी समाजों में महिलाओं को लेकर के उस समय में, वो फ्रांस में ही वैसी थी। बड़े बड़े राजनीतिक विचारक और सुधारकों ने ही महिलाओं के लिए कोई विशेष सोच पैदा नहीं की थी उस समय में अलग से। तो सबका ये मानना था कि ईश्वर ने महिलाओं को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसा बनाया है कि उसकी जिम्मेदारी या उसका दायित्व ये है कि वो एक कुशल गृहिणी के रूप में अपना जो भूमिका है उसको निभाए। उसे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। संभ्रांत महिलाओं को, भले घर की औरतों के लिए ये शोभा भी नहीं है कि घर से बाहर निकले और इस तरह के प्रचार प्रसार में लगी रहे। तो यही धारणा फ्रांस में भी अमूमन सभी जगह थी। उनका मानना था कि महिलाओं को ईश्वर ने परिवार की देखभाल के लिए बनाया है, बच्चों को जन्म देने के लिए बनाया है और परिवार के पालन पोषण के लिए उनके भोजन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उनको दी है। तो इस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना चाहिए और यही उनका काम है। लेकिन क्रांति की शुरुआत में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी और जब वहाँ का संविधान बना तो महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हुए, खास करके राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए तो इससे वहाँ की महिलाओं को बड़ी निराशा हुई। 1791 में ही वहाँ की महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्लब बनाने शुरू कर थे, राजनीतिक दलों का संगठन करना शुरू कर दिया था। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है, एक महिला जिनका नाम है ओलंप दे गूज। ओलंप दे गूज ने 1791 में ही जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी उसके लिए पत्र लिखा, रानी के लिए भी पत्र लिखा कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान मानते हुए उनको भी अधिकार देना चाहिए। तो लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और जब रोबेस्पियर का शासन आया, जिसको हम आतंक का राज भी कहते हैं, तो उसके शासनकाल में ओलंप दे गूज को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और उसकी बात को नहीं माना गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले तो उनको कुछ मिला ही नहीं था। ऐसे तो राजनीतिक अधिकार केवल संपत्तिशाली पुरुषों को ही दिए गए थे। जो पुरुष कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनको ही वोट डालने का अधिकार नहीं था। फ्रांस में जो अंत में जाकर के 1946 ईस्वी में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का राइट या अधिकार कब मिला, तो वो मिला 1946। आप लगा लो लगभग क्रांति के 150 साल से भी ज़्यादा का समय उनको लग गया इस अधिकार को प्राप्त करने। लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला। महिलाओं को कई अधिकार वहाँ पे दिए गए थे। सभी सरकारी विद्यालयों की स्थापना और बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। वहाँ पे सरकार ने शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर के विद्यालय बनाए थे। स्कूल खोलने की उन्होंने स्वीकृति दी और बहुत से स्कूल खोले गए जिसमें कि बालिकाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो शिक्षा बहुत बड़ा स्वावलंब या सहारा होती है किसी व्यक्ति को तरक्की करने के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम वहाँ पे हुआ था महिलाओं के लिए, जो एक अच्छा साबित हुआ और इससे महिलाओं में जागृति हुई और उनके आंदोलन का जो उनका प्रयास था राजनीतिक अधिकारों के लिए, वो आगे बढ़ता गया। इसके अलावा महिलाओं को अपनी पसंद से विवाह का अधिकार दिया गया। विवाह एक महिला के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अपने पिता के घर से पति घर में जाना होता है। समाज में सभी जगह ऐसे ही होता था। तो महिलाओं को पहले हर समाज की तरह वहाँ भी था कि जो उनके परिवार ने शादी कर दी उसको मानना पड़ता था। लेकिन अब कानून द्वारा ये मान्यता दे दी गई कि महिलाएं अपने पसंद से शादी कर सकती हैं और उसको कानून का सहारा रहेगा। कानून के द्वारा शादी ब्याह को रजिस्टर्ड करने की जो थी परंपरा शुरू की गई और महिलाओं को पुरुषों के समान ये अधिकार दिया गया कि वो भी विवाह विच्छेद कर सकती हैं, यानी तलाक दे सकती हैं। पहले ये अधिकार केवल पुरुषों के पास था।
तो इस तरह से महिलाओं को अपने जीवन के निजी जीवन के बारे में फैसला करने का एक बहुत बड़ा अधिकार ये मिल गया था। लेकिन महिलाओं को बिना संपत्ति के ये सब चीज़ें बहुत उपयोगी साबित होने वाली नहीं थी। फिर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया गया। उन्हें ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था की गई और महिलाओं को भी रोज़गार प्रदान करने की व्यवस्था वहाँ के समाज में की गई थी कि महिलाएं भी अपना छोटा मोटा काम, रोज़गार, व्यवसाय कर सकती थी। इस तरह से महिलाओं ने शुरुआती आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रयास या उनको सरकार की तरफ से अधिकार दे दिए गए थे। तो महिलाओं को जो आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आया उसमें था एक आदि बिंदु लिख सकते हैं, महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण ले और आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई व्यवसाय या कारोबार शुरू कर सकती थी। तो इस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए भी प्रयास चल रहे थे। तो लेकिन जो क्रांति का जो एक राजनीतिक सशक्तिकरण था वो महिलाओं का नहीं हो पाया था। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट था इस पूरे फ्रांस की व्यवस्था में। इसके लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करने को मिला। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने आपको एक और पॉइंट रह जाता है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को जो दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार दिए, इसमें इन सभी चीज़ों में नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे वही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो नेपोलियन के सुधार के बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस के शासकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो था 1769 में 15 अगस्त के दिन हुआ था और 5 मई 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जो इसका 52 साल का जीवन काल था उसमें लगभग 20 साल की उम्र का जब ये था तो इसने एक फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया था। इसके बाद ये तरक्की करता हुआ ऊंचे पदों तक पहुंच गया। 40 साल की उम्र में ही इसने इंग्लैंड के खिलाफ एक युद्ध में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की थी, फ्रांस को विजय दिलाई थी। इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, ऊंचे पदों पर जाता गया सेना के। और 1797 में जब डायरेक्टरी का शासन था तो इसको इटली के अभियान में भेजा गया था, वहाँ विजय प्राप्त की। उसके बाद उसने मिस्र को जीता। जब वहाँ से वापस लौटा तब तक फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति थी वो ख़राब हो चुकी थी। डायरेक्टर्स के आपसी झगड़ों के कारण वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो गया था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठा के नेपोलियन ने तख्ता पलट किया और वहाँ की सत्ता पर आसीन हो गया। इसके बाद उसने 1799 में उसने वहाँ के लिए एक नया संविधान लागू किया और इस संविधान के द्वारा वो काउंसिल बन गया वहाँ पर और इसने अपने आप को 10 साल के लिए निर्वाचित करवा लिया। लेकिन 1804 में ये वहाँ का राजा बन गया और इस तरह से जो नेपोलियन था उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। जो इसने अपने सैनिक कुशलता, योग्यता और पराक्रम के कारण जो प्रतिष्ठा हासिल की थी उसको ये जारी रखना चाहता था। वो पूरे यूरोप पर अपना राज करना चाहता था। इसलिए उसने यूरोप के ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल इन सभी देशों को जीत के लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था।
और उसने रूस पर भी अभियान किया। रूस के अभियान में 1812 में उसे असफलता हाथ लगी और वापसी लौट समय इसकी बहुत सारी सेनाएं ठंड के कारण वहाँ पे समाप्त हो गई। जब वापस लौटा तो प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस आदि देशों की मिली-जुली सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और इसको पराजित किया। ये भाग गया, उसको कहीं कैद करके रखा गया था, लेकिन वहाँ से भी निकल आया। फिर पेरिस पर इसने अपना जो फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा, लगभग 101 दिन तक ये वहाँ पे रहा। लेकिन फिर से इसको पूरे यूरोप की मिली-जुली सेना का सामना करना पड़ा और अंत में इसको पराजित होना पड़ा। 1815 में पराजित हुआ और इसको कैद करके सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया। सेंट हेलेना के द्वीप में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है 1821 ईस्वी में। लेकिन इन युद्धों के बाद भी नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ ऐसे काम किए थे जब वो नेपोलियन युद्धों में नेपोलियन को जहाँ पे ये आक्रमण करने गया वहाँ के लोगों ने इसको आमंत्रित किया था। वे उनको उम्मीद थी कि जैसे फ्रांस में राजनीतिक अधिकार वहाँ के लोगों को मिले हैं, जब फ्रांसीसी सेना वहाँ पे विजय प्राप्त करेगी तो उनको भी वही अधिकार आम आदमी को प्राप्त हो जाएंगे। और लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जहाँ जहाँ वो युद्ध जीतता गया वहाँ पे अपने परिवार के लोगों को या अपने सगे संबंधियों को सत्ता पर बैठाता गया। इससे वहाँ की स्थानीय लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, उससे उनको निराशा हुई और इसी कारण जो वहाँ के प्राचीन राजवंश से उनको फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया और नेपोलियन को पराजय का मुँह देखना पड़ा। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने जो कानूनी सुधार किए थे, जो प्रशासनिक सुधार किए थे, माप तोल के मात्रकों में व्यापार आदि के जो व्यापार आदि को सुगम और सुलभ सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो सुधार किए थे, इन सभी कारणों से नेपोलियन को लोकप्रियता प्राप्त हुई। उसको इतिहास में याद किया जाता है। वैसे नेपोलियन को 40 युद्धों का विजेता भी माना जाता है, लेकिन अंतकाल उसका बुरा गया। लेकिन उसके सुधार जो थे वो स्थायी साबित हुए और उसकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक यूरोप में नहीं सारे विश्व में भी उनकी मांग होती रही और दुनिया में उनको लागू किया जाता रहा। जैसे कि सबसे पहला उसका सुधार था नेपोलियन की विधि संहिता। इसमें कानून के समक्ष सभी स्त्री पुरुषों को एक समान माना गया था और एक समान कानून पूरे देश में लागू किया था और ये चीज़ वो जहाँ भी गया वहाँ हर जगह उसने लागू किया। तो इसके सुधारों में सबसे पहला था नेपोलियन की विधि संहिता। इसमें था कानून की दृष्टि में सभी स्त्री पुरुष समान है। तो समानता पर ये जो आधारित कानून था वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था और इस कानून को यूरोप के सभी देशों में जहाँ भी हो गया वहाँ पे लागू किया और अधिकांश में बाद में भी इसको लागू रखा गया। जब नेपोलियन नहीं था, नेपोलियन की मृत्यु के बाद भी इन सब कानूनों की विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा है। आज भी दुनिया के देशों में देखो तो ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो। वैसे ही नेपोलियन ने भी अपने देश में शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था की थी। धर्मनिरपेक्ष उसने राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया था, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे सुधार किए थे। अन्य सुधार, व्यापारिक सुधार जो था उसमें था सबसे बड़ी बात थी इसमें दूसरा था इसका माप तोल के लिए दशमलव 10 और उसके गुणांक वाली प्रणाली लागू की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसने उस समय यूरोप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह नाप तोल के अलग अलग पैमाने प्रचलित थे।
तो उन्होंने एक रूपता स्थापित की, जिससे कि जगह-जगह असुविधा जो होती थी व्यापार में, वो असुविधा दूर हुई। व्यापारियों को अपना सामान बेचने में भी सहूलियत हुई। एक और सुधार क्या था कि एक ही राज्य के अंदर कई जगह पे टैक्स देना पड़ता था सामान को आने-जाने के लिए, यानी आयात-निर्यात के लिए जगह-जगह टैक्स लगाए जाते थे। उन्होंने जगह-जगह लगने वाले टैक्सों को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से उसने आयात-निर्यात शुल्कों को भी एक समान किया। तीसरा इसका हम लिख सकते हैं कि नेपोलियन ने जगह लगने वाले आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया। अब उन्हें बार-बार नहीं, एक बार देना पड़ता था। तो इस तरह से ये चीज़ें उसने बदलाव की, जो उसकी खास बदलाव थे। ऐसे तो बहुत सारे उसने बदलाव किए थे। प्रशासन में बहुत सुधार किए थे, शिक्षा के मामले में, चर्च के मामले में और यातायात के मामले में बहुत सारे उसने सुधार और अच्छे काम किए थे अपने देश में। लेकिन उसका जीवन चढ़ाव और उतार वाला रहा। शुरुआत में उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की, विजय यात्राएं करता चला गया, एक के बाद एक स्थान जीतता गया, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लेकिन 1812 में जब वो रूस से लौटा पराजित होकर के, उसके बाद उसका भाग्य खराब हो गया और उसके बाद लगातार उसे हारों का सामना करना पड़ा और अंत में उसको एक कैद खाने में अपना जीवन का अंतिम समय बिताना पड़ा। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये फ्रांस की क्रांति के बारे में जो मैंने आपको बताया, और ये लेसन मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये नेपोलियन के प्रभाव या फ्रांस के लिए उसका क्या महत्व था, तो जो आपके सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट में आपको इतना बताया कि ये 3-4 बातें आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद ये नेपोलियन और फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो कुछ आगे की बातें हैं आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे। वहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद में इन चीज़ों का आपको जो अभी पढ़ा है उसका बड़ा महत्व रहेगा। वो सब चीज़ें आपको काम आएंगी जब हम वो लेसन पढ़ेंगे तब। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।